गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज़ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस, अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है इसके बारे में। बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को इस टॉपिक में कि क्या हो रहा है। सो ध्यान देंगे कि रेजिलियंस क्या है। तो बात करते हैं। कोई भी मान लीजिए एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, लेट अस से दैट एक स्प्रिंग है, कोई भी एक स्प्रिंग है। इस पे आपने F फोर्स से इसको इधर और F फोर्स से इधर इसको स्ट्रेच किया, खींचा, इस पर लोड लगाया। या मान लीजिए कोई रबड़ का ब्लॉक है या रबर है, आपने जो इरेज़र या आप यूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा बड़ा रूप ले लीजिए, उस पर आपने फोर्स लगाया F, वैसा ही, ठीक है। तो इन केसेस में क्या होगा कि जैसे ही आप ये फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ बढ़ेगा, ये इलोंगेट होगी, ये बढ़ेगी यहाँ से। ऐसा ही रबड़ के साथ भी होगा, ये स्प्रिंग के साथ भी ऐसा ही होगा, और रबर के साथ भी ऐसा ही होगा, ये भी बढ़ेगा। और जैसे ही आप इस फोर्स को छोड़ेंगे या हटाएंगे, आप जिसको खिंचाव इसमें दे रहे थे, उस फोर्स को जैसे ही आप हटाएंगे, मतलब फोर्स लगाना जैसे ही बंद करेंगे, मतलब जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच पोजीशन में आ जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ इतनी इंक्रीज कर जाएगी डेल्टा एल, ठीक है। ऐसा ही केस रबड़ के साथ होगा। बट जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे तब क्या होगा, ये तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा तेज़ी से ये अपने पुराने शेप एंड साइज में वापस हो जाती है आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी, ठीक है। ये हर मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा इलास्टिसिटी ज़रूर होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इलास्टिसिटी होगी। अब जब आपने इस पर फोर्स लगाया, देखते हैं, जब आपने इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाया और ये स्प्रिंग स्ट्रैच हो गई, मान लिया डेल्टा एल डिस्टेंस, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल है, यहाँ से यहाँ, और डेल्टा एल और स्ट्रेच हो गई, फोर्स लगाने के बाद बढ़ गई। तो जब ये डेल्टा एल बढ़ा तो आपने एक फिजिक्स में या मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, वर्क डन पढ़ा होगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, मूव कर रही है, या उसमें कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो अगर फोर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें डिस्प्लेसमेंट से तो हमें वर्क डन मिल जाता है। मतलब जब हम फोर्स लगा रहे हैं इस स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग क्या कर रही है, इलोंगेट हो रही है डेल्टा एल डिस्टेंस से। तो जब ये इलोंगेट होगी तो इसका मतलब इस फोर्स ने इस स्प्रिंग पे वर्क किया, ठीक है, ये वर्क डन। अब बताइए कि जैसे ही आप इस फोर्स को छोड़ते हैं तो ये वापस आता है, अब बताइए, दिमाग लगाने वाली, देखिए सोचिएगा कि जब नॉर्मल स्प्रिंग थी, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, स्प्रिंग अपनी जगह पे थी, आपने फोर्स लगाया, वर्क किया, तो ये इलोंगेट हुई, बढ़ी, तो इसकी लेंथ बढ़ी। बात समझ में आ रही है। आपने फोर्स लगाया, वर्क डन किया, तो ये लंबा बड़ा हुआ, ठीक है। अब सोचिए कि जब आप फोर्स छोड़ रहे हैं तो ये अपने आप वापस आ जा रहा है, तो भाई ये अपने आप लंबा क्यों नहीं हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि ये सवाल बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ये सोचने वाली बात है। इससे कुछ निकलेगा कि जब हम फोर्स नहीं लगा रहे थे तो अपने आप ये बढ़ नहीं रहा था,
बट ये अपने आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये हम वर्क डन कर रहे हैं, आपको एक और बात पता होगी, एनर्जी 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 और वर्क एक ही चीज़ होती है। एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ होती है। बात समझ में? दोनों की यूनिट एक होती है, दोनों का फॉर्मूला एक होता है, दोनों का कंसेप्ट भी एक ही होता है। बस अंतर क्या है कि एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, वर्क को हम स्टोर नहीं कर सकते। वर्क एक ट्रांजिएंट फेनोमेना है, मतलब जब काम हो रहा होगा, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, जब डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी उस समय हमको वर्क दिखाई देगा। बट जैसे ही डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा या फोर्स रुक जाएगा, वर्क डन तुरंत उस समय क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, उस समय नहीं दिखाई देता, ना होता है। और जो वर्क हम करते हैं वो किसी एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि जब हमने फोर्स लगाया और ये इलोंगेट हुआ, ये लंबा हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। और वो कितनी एनर्जी स्टोर हुई, इस F इंटू डी, और डी यहाँ पे कितना है, F इंटू डेल्टा एल। डी कितना है, कितना इलोंगेशन हुआ, डेल्टा एल, ये छोटा सा लेंथ इलोंगेट हुआ। तो जो इलोंगेशन हुआ उसको अगर हम फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वर्क डन हमने कितना किया। और इतने ही बराबर की एनर्जी, इतने ही बराबर की एनर्जी हमारे स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी एज अ स्प्रिंग पोटेंशियल, बोलते हैं इसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ई। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब जैसे ही हमने फोर्स हटाया, जैसे ही हमने फोर्स हटाया, अब एक बात ध्यान रखिए, आप कहेंगे कि सर फोर्स एक टाइम के बाद फोर्स हमने रुकी है उस जगह पे, जब फोर्स हम लगा रहे हैं तो एक जगह पे जाके फोर्स हमने हटाया, हटाने से जस्ट पहले भी वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। हम एक बार खींच के और इस जगह पे फोर्स लगाए रखते हैं, फोर्स तो लगाए रखते हैं, बट उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क डन तो जीरो हो गया। अब उससे ज़्यादा आप फोर्स पकड़े हुए हैं हम, क्योंकि वापस ना आ जाए, स्प्रिंग वापस ना आ जाए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि जैसे ही हमने ये फोर्स लगाया, इसका मतलब इतना जब इलोंगेट हुआ तो अपने आप ड्यू टू इलोंगेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन। भाई डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन का मतलब ही स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन आपने स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा होगा। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, ये स्ट्रेन होता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि डिफॉर्म हो रहा है तो मतलब उसमें स्ट्रेन भी आ रहा है। तो ड्यू टू डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड in the material, in the material which is capable of doing work। ठीक है, आपने कहा कि जैसे ही हम ये फोर्स हटाएंगे ये स्प्रिंग तुरंत वापस आएगी। अब देखिए स्प्रिंग जब तुरंत वापस आ रही है, स्प्रिंग जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो स्प्रिंग तुरंत वापस आ रही है, तो भाई वो यहाँ पे थी ना, यहाँ पे स्प्रिंग है, तो उसमें डेल्टा एल की कमी आएगी ना, डिफॉर्मेशन फिर हो रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। स्प्रिंग अपने आप को वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे खींच रही है, वापस अपने आप को ओरिजिनल प्लेस पे खींच रही है, तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगा रही होगी। और बड़ा सिंपल, जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि स्ट्रेन अगर आ रहा है तो वहाँ स्ट्रेस भी आ रहा होगा। मतलब जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचेंगे, जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचेंगे, एक इसमें स्ट्रेस भी डेवलप होगा, एक इसमें स्ट्रेस भी डेवलप होगा इसको रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि स्प्रिंग नहीं चाहेगी। और आपको ये भी पता है कि ये फोर्स, स्प्रिंग को कोई भी फोर्स से आप इलोंगेट नहीं कर सकते। किसी भी फोर्स, हल्का सा फोर्स लगाया आपने, स्प्रिंग को जाके छुए और स्प्रिंग लंबा हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, मतलब जितनी स्प्रिंग की अपनी ताकत होगी उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब स्प्रिंग बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो आपने फोर्स लगाया
तो स्प्रिंग उसको रेजिस्ट कर रहा है, मतलब उसकी ताकत से ज़्यादा लगा रहे हैं, मतलब वो हमेशा रेजिस्ट कर रहा है। और जब उसके रेजिस्टेंस पावर से ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स के कारण वो इलोंगेट हो जाएगा, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा, तो स्ट्रेस डेवलप होगा। यही स्ट्रेस जैसे ही आप इस फोर्स को हटाएंगे तो स्ट्रेस उसमें डेवलप्ड है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, स्ट्रेस है। जैसे हम बोलते हैं ना आपको कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, एग्जाम में जब आप जा रहे होते हैं तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, और जैसे ही एग्जाम खत्म होता है वो सारा स्ट्रेस आप तुरंत खत्म कर देते हैं 1 ही मिनट में। तो वैसे ही ये मटेरियल है, जब आप फोर्स लगाए तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ, ये इलोंगेट हुआ, ठीक है। अब जैसे ही आप फोर्स छोड़ेंगे तो स्ट्रेस जो अंदर था वो उसको रिलीज करना चाहेगा, वो तुरंत कहेगा कि ये स्ट्रेस खत्म करो, तो वो वापस अपने आप आएगा। और हमें पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो लोड के बराबर ही होता है जो हम लगाते हैं, जितना लोड हम लगाएंगे उतना ही स्ट्रेस डेवलप होगा मटेरियल में, तो उसी स्ट्रेस की वजह से वो रिवर्ट होता है और ये फोर्स के बराबर ही होता है। मतलब अब जब हम वापस करेंगे इस केस के बाद, व्हेन फोर्स रिमूव्ड, तो क्या होगा, जब फोर्स रिमूव कर देंगे हम, जब फोर्स हम रिमूव कर देंगे तो अब जो है एफ की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डायग्राम में देखते हैं, ये स्प्रिंग है, इस पे अब एफ की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उल्टी, क्योंकि अब स्प्रिंग खुद को खींच रहा है और ये स्ट्रेस की वजह से आई है क्योंकि सिग्मा एफ के बराबर ही हो जाता है, ठीक है। तो अब ये इसको वापस खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर डेल्टा एल कम हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो वर्क डन आएगा इस फोर्स, बट अब वर्क डन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। पहले जब हम खींचे थे तो वर्क डन उधर आ रहा था, अब वर्क डन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, बट वर्क डन आएगा। तो इसका मतलब कि जब हम किसी चीज़ को इलोंगेट कर रहे हैं और इलोंगेट करने से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जा रही है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही है जो कैपेबल है वर्क कराने के लिए। हमने पहले वर्क किया, मतलब एनर्जी हमने दी, और जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो जो उसके अंदर एनर्जी थी वो उसको क्या करेगा, तुरंत निकालना चाहेगा। बिकॉज अब निकालना क्यों चाहेगा, क्योंकि हर चीज़ अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आना चाहता है कोई भी बॉडी अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी को सस्टेन नहीं करना चाहती, ठीक है, तो वो उसको निकालना चाहेगी। तो अब ये हमने बताया ड्यू टू डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन अ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मटेरियल विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एक एनर्जी हमारे मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाएगी, एंड दैट एनर्जी इज called as strain energy। तो देखिए कई बार आपसे एग्ज़ाम में और इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि स्ट्रेन एनर्जी इसका नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये एनर्जी डेवलप ही होती है ड्यू टू स्ट्रेनिंग एक्शन। स्ट्रेन आता है हमारे मटेरियल के अंदर, वो इलोंगेट होता है, उसी की वजह से, वो इलोंगेशन की वजह से उसमें स्ट्रेन एनर्जी आती है। और वो स्ट्रेन एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि मटेरियल इलास्टिक है। मटेरियल इलास्टिक, देखिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर पहला चैप्टर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, सारा प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल अगर क्लियर है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि इसको समझने में, बड़ा ही आसान सब कंसेप्ट है रेजिलेंस। तो एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। और रेजिलेंस, देखिए जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई उसको स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे, और रेजिलेंस भी यही होता है। अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं कि स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस तो एक ही चीज़ है, ठीक है। एंड द स्ट्रेन एनर्जी, देखिए स्ट्रेन एनर्जी, जो भी एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेनिंग, तो स्ट्रेन एनर्जी हो गई। और जो स्ट्रेन एनर्जी, बात एक ही है, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी within the elastic limit,
the strain energy stored in a body within the elastic limit, within the elastic limit is, within the elastic limit and capable of doing work is known as resilience. तो देखिए ये डेफिनेशन लिखने का तरीका, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आपको बताना है, वरना ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रेन एनर्जी अलग चीज़ है, रेजिलियंस अलग चीज़ है, दोनों एक ही बात है. स्ट्रेन एनर्जी एंड रेजिलियंस आर ऑलमोस्ट और क्या सब कुछ एकदम सेम ही है, बिल्कुल ये सेम चीज़ है. बस ये नाम अलग अलग क्यों दिया गया, क्योंकि इसका कुछ और भी आगे कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि रेजिलियंस स्पेशल हमें नाम देने की ज़रूरत थी. और ये रेजिलियंस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है. ये सिर्फ आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं, मेडिकल फील्ड में, ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत जगह यूज़ होता है. रेजिलियंस हम कहते हैं कि जिस चीज़ का रेजिलियंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो प्योर मतलब हाई रेजिलियंस वाली चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, वो एनर्जी को, हाई रेजिलियंस का मतलब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा वो मटेरियल अगर रेजिलियंस ज़्यादा है तो. बट ड्यू टू रेजिलियंस, क्योंकि रेजिलियंस ऐसी एनर्जी है जो तुरंत वर्क में फिर से कन्वर्ट होने के लिए या तुरंत बाहर निकलने के लिए तैयार है. वो जैसे ही आप उस पर अप्लाइड या डिफॉर्मेशन फोर्स जो लग रहा है वो हटाएंगे, वो तुरंत ही अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी. तो जितना हाई रेजिलियंस होगा उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगी और उतनी ही तेज़ी से उससे निकल भी जाएगी. ठीक है, बिल्कुल ये आपके स्टूडेंट्स की तरह होता है. स्टूडेंट्स का रेजिलियंस हमेशा हाई होता है. स्टूडेंट का रेजिलियंस हमेशा हाई होता है. जब वो क्लास कर रहा होता है, टीचर उसको मोटिवेट करता है कि बेटा पढ़ना है, उसे नौकरियों के बारे में बताता है, कंपटीशन के बारे में बताता है, ये नौकरी करोगे तो ऐसा होगा, ये नौकरी करोगे तो ऐसी जॉब मिलेगी, इतना पैसा कमाओगे, सैलरी इतनी मिलेगी. तो बच्चा क्लास के अंदर बहुत मोटिवेट होता है, उसका रेजिलियंस बहुत हाई एनर्जी, एकदम एनर्जाइज कि हाँ आज तो बस सारी जंग हम जीत लेंगे. बट जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलता है, ड्यू टू रेजिलियंस, क्योंकि वो सारा कुछ किस में हुआ था, विद इन द इलास्टिक लिमिट, वो सारा जितना भी एनर्जी जो स्टोर हुई थी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर हुई थी. तुरंत बाहर निकलते ही दोस्त के कंधे पे हाथ रखा और सारी दुनिया एक तरफ है, सब खत्म हो गई वो एनर्जी. सेम एज इट इज़ द मटेरियल इज. तो जितना तेज़ी से एनर्जी को स्टोर करेगा, जितना रेजिलियंस ज़्यादा होगा, उतनी ही तेज़ी से वो बाहर भी निकालेगा. ठीक है, तो अब रेजिलियंस की डेफिनेशन और भी कई सारी होती है. देखिए स्ट्रेन एनर्जी से भी डिफाइन किया जाता है, कहीं कहीं इसको किसी किताब में, देखिए डेफिनेशन सारी सही है. स्ट्रेन एनर्जी रेजिलियंस एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है. ठीक है, इसका डेफिनेशन एक और दिया जाता है, द वर्क डन बाय द स्ट्रेन्ड मटेरियल, मतलब एक मटेरियल जिसको स्ट्रेन एलोंगेट कर दिया गया, स्ट्रेन्ड मटेरियल, द वर्क डन बाय द स्ट्रेन्ड मटेरियल within elastic limit after removal of deforming force, is called resilience. देखिए कई सारी डेफिनेशन है, सब अपने आप में सही है. मेन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. रेजिलेंस कुछ भी नहीं है. इसमें एक वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद इन, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर. इसका क्या मतलब है कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर, क्योंकि रेजिलेंस कहाँ, ये प्रॉपर्टी जो मैकेनिकल के अंदर आती है, मैकेनिकल मटेरियल के अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी रेजिलेंस आती है, ये किसकी वजह से आती है, ड्यू टू इलास्टिसिटी. अगर हम उसकी इलास्टिक लिमिट से बाहर, इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर हम एनर्जी स्टोर करना चाहेंगे तो वो स्टोर तो करेगी, मटेरियल स्टोर तो करेगा अपने अंदर एनर्जी को. मतलब कि अगर जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं इसका. जैसे कि स्प्रिंग है, कई बार आपने खेलने में किया होगा कि पेन की स्प्रिंग होती है, उसको आप पकड़ के, कई बार जो खराब हो जाता है पेन, उसकी पेन की स्प्रिंग को आप खींचते हैं और खींचने के बाद आप थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो स्प्रिंग क्या है, वापस नहीं आ रही.
बट जब आप कंप्रेस करते हैं उसको, उंगली में पकड़ के स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं, तो क्या है कि वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक भी उसका इलास्टिक लिमिट नहीं खत्म हो रही है, तो वो वापस आ जाता है। बट जब खींचते हैं हम, जब टेंसाइल लोड लगाते हैं, स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हैं, तो देखते हैं आप कई बार बच्चे बदमाशी में उसको पूरा स्प्रिंग को ऐसे सीधा कर देते हैं, वो पूरी एक लंबी सी वायर बन जाएगी, ठीक है। बट जैसे ही आपने उसके इस इलास्टिक लिमिट से बाहर फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, अब जो स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, अब वो वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। अब स्प्रिंग जो आपने पूरी लंबी कर दी, लंबाई जब उसकी बढ़ गई, तो अब वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं अब अगर वापस नहीं आया तो वो रेजिलियंस नहीं हुआ, वो रेजिलियंस नहीं हुआ, क्योंकि वापस आना जरूरी है। मतलब मटेरियल का जैसे ही हम फोर्स हटाएं तो मटेरियल वर्क करे। अगर मटेरियल वर्क नहीं कर रहा है, मतलब आपने ऐसा खींचा कि वो खींचा और जहां पे है वहीं फिक्स हो गया, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब इलास्टिक रीजन में चला गया, इलास्टिक रीजन से वो प्लास्टिक रीजन में चला गया। अगर वो इलास्टिक रीजन में नहीं रहा, प्लास्टिक रीजन में चला गया, तो रेजिलियंस खत्म हो जाएगा। वो रेजिलियंस नहीं रहा। रेजिलियंस का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रीजन में ही है। मतलब जब भी आप फोर्स हटाएं तो मटेरियल आपका वर्क करे, और जितना आपने फोर्स उसको डिफॉर्म करने में लगाया था, जितना वर्क आपने दिया था, वही एनर्जी स्टोर होकर वापस आपको मिल जाए, यही रेजिलियंस होता है। मतलब किसी भी बॉडी में अगर रेजिलियंस है, किसी भी बॉडी का रेजिलियंस कैसे डिफाइन किया जाएगा, मतलब द एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी which is again capable of returning when force is released। मतलब रेजिलेंस वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसमें कितनी एनर्जी वो स्टोर करके वापस हमें प्रोवाइड कर सकता है जब उससे फोर्स हटा दिया जाए। और ये एनर्जी स्टोर करेगा, कोई ये बात कई बार क्लियर नहीं होती है, इसमें भी पता नहीं आपको कितना इसमें क्लियर हुआ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ लेते हैं, कोई भी एक बॉल या कुछ भी ले लिया और आपने ज़मीन पर रखी हुई है, तो ज़मीन पर रखी हुई है तो कोई उसमें एनर्जी नहीं है, बट थोड़ी देर में आप उस बॉल को ऊपर लेके चले जाइए और कहीं भी ऐसे रख दीजिए। अब जैसे ही आप उसको हाइट पे ले गए, छत पे ले गए, कहीं भी ले गए, अगर आपने उसकी हाइट बढ़ा दी तो क्या होगा भाई, आप अपने हाथ में ऐसे, इसको मैं लिया हूँ और इसको हाथ पे मैं जैसे ज़मीन पे रखूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ज़मीन पे मैं हाथ हटाऊँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ज़मीन पे ही पड़ा रहेगा। बट अगर मैं इसको इतनी हाइट पे लाऊं और अब हाथ हटाऊं तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको ज़मीन से उतना ऊपर लाया हूं तो वहाँ से यहाँ लाने में मुझे कुछ काम करना पड़ा है, मुझे वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अपने आप ये चीज़, भाई ये बोर्ड यहाँ पे है, अपने आप ये बोर्ड उठ के ऊपर नहीं ना जाएगा। अगर मुझे इसको ले जाना है तो मुझे पूरा पकड़ के इसको ऊपर करना होगा। तो जब मैं ऊपर करूँगा, मैं फोर्स लगाऊंगा, तो मैं इस पर वर्क करूंगा, और जब वर्क करूंगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। ये अगर हाइट पे गया तो एनर्जी स्टोर, जब ये हाइट पे आया तो एनर्जी स्टोर हो गई इसके अंदर, यहाँ से यहाँ लाने में मैंने एनर्जी दी और वो इसके अंदर स्टोर हो गई। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, उस एनर्जी के कारण ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहेगा, ये वापस वहीं चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। ऐसे ही जब आप गेंद को फेंकते हैं, जब आप गेंद को फेंक रहे हैं तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही उस फोर्स के कारण गेंद कुछ दूर तक गई, डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया। इस वर्क करने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से, इस वर्क करने की वजह से गेंद के अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो तेज वेलोसिटी से जाने लगता है। काइनेटिक एनर्जी है, तभी वो आगे जा रहा है। क्योंकि फोर्स तो आपने यहीं गेंद पे यहीं लगा के छोड़ दिया था, अब इसके बाद आप फोर्स नहीं लगा रहे, गेंद अपने आप आगे जा रही है। क्यों? उस फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई जो उसको आगे लेके जा रही है, तो वो गेंद वर्क कर रही है। बात समझ में आए? तो मटेरियल के केस में रेजिलियंस भी वही चीज़ है कि रेजिलियंस किसी मटेरियल का उतना होगा कितना वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करे, जो कि वो कितना एनर्जी स्टोर करे जो वो वापस देने में कैपेबल हो जब हम फोर्स हटा दें। बात समझ में आ रही है? वरना ऐसा नहीं है, आपने स्प्रिंग को खींचा, आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं, स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है, जैसे ही आप फोर्स हटा रहे हैं स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। ये रेजिलेंस का पार्ट है, ये रेजिलेंस है। बट अगर आपने स्प्रिंग को खींचा और स्प्रिंग को ज़्यादा खींच दिया इतना कि वो जिस जगह पे उसी जगह पे वो लंबा सा रुक गया, वो वापस नहीं आ रहा, तो ये रेजिलेंस का पार्ट नहीं है। बट एनर्जी तो उसने स्टोर कर ली।
अब वो एनर्जी गई कहाँ? जो एनर्जी अभी आप कहेंगे कि सर जब ये हल्का सा किया था तो वापस आ गया, एनर्जी दी थी हमने वो स्टोर हुई, और जब छोड़ा तो वापस आ गया तो एनर्जी हमें मिल गई, तो एनर्जी कहीं बर्बाद नहीं हुई। बट जिस केस में हम इसको खींच के लंबा कर दे रहे हैं, जहाँ पे ये अब वापस नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो हमने एनर्जी, जो वर्क हमने किया था, वो एनर्जी गई कहाँ? तो वह एनर्जी गई इसके परमानेंट डिफॉर्मेशन में। परमानेंट डिफॉर्मेशन में किसी चीज़ का शेप बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरा अगर शेप आपको, मेरे को लंबा करना है तो 2 लोग पकड़ के खींचेंगे और मेरा इलोंगेशन हो जाएगा, तो उसमें एनर्जी खर्च होगी ना, तो मेरे को लंबा करने में एनर्जी लगेगी। तो रेजिलेंस वो पार्ट है जहाँ तक मटेरियल विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन अपनी एनर्जी को वापस दे दे, जब उस पर से फोर्स हटा दिया जाए, तो वो पार्ट रेजिलेंस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा कि एक्चुअली इसका क्या है। ठीक है, तो रेजिलेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। एक और आपके टर्म आता है, रेजिलेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। वो है प्रूफ रेजिलेंस। कई बार पूछा जाता है प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या चीज़ है, ये ध्यान रखना है। तो प्रूफ रेजिलियंस को कहते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बोलिए या एनर्जी बोलिए, बात एक ही है, स्ट्रेन एनर्जी बोल देते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड in a body within the elastic limit. Maximum strain energy stored in a body within the elastic limit. तो ये है प्रूफ रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार आपसे इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रूफ रेजिलेंस जब बोला गया तो ये नया वर्ड और ये प्रूफ वर्ड क्यों लगाया गया, भाई ये प्रूफ का क्या मतलब है? तो ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ का क्या मतलब है। प्रूफ रेजिलेंस, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। प्रूफ रेजिलेंस का मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एक चीज़ और मैं लिखे, विदिन द इलास्टिक लिमिट विदाउट एनी परमानेंट, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विद इन द इलास्टिक लिमिट कह दिया है, तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ही होता है कि यहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बट फिर भी लिख दिया। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी बिना परमानेंट डिफॉर्म हुए वो कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा, कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करेगा, इसको हम प्रूफ रेजिलेंस बोलते हैं। मैक्सिमम, अभी हम अंतर बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों आया ये। तो बात ये होती है कि जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी मतलब ये वो पॉइंट है, वो स्प्रिंग में, अगर स्प्रिंग एग्जांपल है तो स्प्रिंग का वो पॉइंट है कि जहां तक आप फोर्स लगा रहे हैं, आप एक बार फोर्स आपने 10 न्यूटन लगाया, खींचा, छोड़ा, फिर वापस आ गया। अब आपने 15 न्यूटन किया, खींचा 15 न्यूटन से, छोड़ा, फिर वापस आ गया। तो आप कहेंगे कि 15 न्यूटन भी ले रहा है, 10 न्यूटन भी ले रहा है, ठीक है। 20 न्यूटन किया तो भी लिया। 20 से जैसे ही आपने 20.1 किया, 20.1 किया, तो अब क्या हो रहा है कि अब वो वापस नहीं आ रहा है, जहां खींचा था वहीं रुक गया। अब आप फिर से कम फोर्स पे चेक करेंगे, दूसरा स्प्रिंग लेके फिर से कम पे चेक, 20 पे आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि 20 जो है, 20 न्यूटन जो है, ये फोर्स प्रूफ रेजिलेंस को जस्टिफाई करता है। मतलब इस लोडिंग तक, इस स्ट्रेस तक हमारा जो रेजिलेंस है वो प्रूफ रेजिलेंस होगा। मतलब हमारा मटेरियल इस लोड पे, हमारा मटेरियल इस लोड पे, 20 लोड पे प्रूफ रेजिलेंस है। मटेरियल हमारा 20 लोड पे प्रूफ रेजिलियंस प्रॉपर्टी दिखा रहा है। मतलब ये वापस आ जाएगा, ये मैक्सिमम है। इससे जैसे ही थोड़ा सा भी आपने बढ़ाया, मटेरियल प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, वो एक बार फैला वापस नहीं आएगा। बात समझिएगा। तो रेजिलेंस जो है वो तो 10 न्यूटन पे भी रेजिलेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखिए रेजिलेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिलियंस एक प्रॉपर्टी है, और प्रूफ रेजिलियंस भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, बट ये लिमिट है।
प्रूफ रेजिलियंस क्या है, ये लिमिट है, ये आपको मैक्सिमम बताती है कि कितना मैक्सिममली हम खींच सकते हैं, कितना उसमें मैक्सिमम, भाई जितना मैक्सिमम हम लोड लगाए उतना ही तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, कितना मैक्सिमम स्टोर होगी, वो प्रूफ रेजिलियंस है। बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको प्रूफ क्यों कहा गया, क्योंकि आपको पता है कि इस लोडिंग के बाद, इस प्रूफ रेजिलेंस के ऊपर अगर आपने 20.1 न्यूटन लोड भी अगर बढ़ा दिया तो आपका मटेरियल प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा, मतलब अब जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट होने लगेगी। इसका मतलब कि अब मटेरियल डिफॉर्म होने लगेगा, और आप किसी भी मशीन में आप ये नहीं चाहते, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी मशीन में आप ये नहीं चाहते कि हमारा मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टेज में जाए। आप उसके लिए थोड़ी डिज़ाइन किए हैं। जैसा कि हम किसी भी मैकेनिकल में किसी भी मशीन की बात करते हैं तो उसके किसी पार्ट्स को हम ये नहीं चाहते हैं कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टेज में जाए, ठीक है ना, जब उस पर लोड पड़े तो प्रूफ रेजिलियंस आपको बताता है कि आपका मटेरियल अभी जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रूफ है। मतलब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा अगर आप उसके प्रूफ रेजिलेंस की लिमिट के अंदर वो लोडिंग लगा रहे हैं, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रूफ है। मतलब ये आपको प्रूव करता है। प्रूफ का जैसे एग्जांपल देते हैं, प्रूफ का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपने घड़ी लेते हैं, आप घड़ी खरीदते हैं तो आपको बोलता है कि इट इज़ वाटर प्रूफ, 100% वाटर प्रूफ, 100% वाटर प्रूफ अप टू 35 mm ऑफ वाटर, 35 mm ऑफ वाटर। घड़ी में ऐसा देखिएगा आप जब खरीदेंगे तो इट इज प्रूफ, वाटर प्रूफ। अब वाटर प्रूफ का मतलब पानी से इसका कोई असर नहीं होगा, पानी से इसका कोई असर नहीं होगा। कब तक? 35 mm ऑफ वाटर। 35 mm अगर हाइट वाटर में, अगर पानी में आप जा रहे हैं तो वहां तक कोई भी दिक्कत उसको नहीं आएगी, घड़ी को, घड़ी वाटर प्रूफ रहेगी। वैसे ही आपका मटेरियल प्रूफ है, ये बताना चाह रहा है, इसीलिए प्रूफ वर्ड का इस्तेमाल किया गया, प्रूफ रेजिलेंस। मटेरियल आपका इस लिमिट तक प्रूफ है, इसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, इसीलिए इसका नाम प्रूफ रेजिलियंस है। ध्यान रखेंगे। ये रेजिलियंस से अलग कैसे है कि रेजिलियंस जब कोई स्प्रिंग है उस पर 10 न्यूटन लगाया तो भी रेजिलियंस है, 15 न्यूटन लगाया तो भी रेजिलियंस है, 18 न्यूटन लगाया तो भी रेजिलियंस है। मतलब इस समय 10 न्यूटन पे जितनी एनर्जी स्टोर होगी, भाई स्ट्रेन एनर्जी तो 10 न्यूटन लगाएंगे तो भी उसमें स्टोर होगी, 15 न्यूटन से खींचेंगे तो भी उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, 18 से खींचेंगे तो भी स्टोर होगी, और जैसे ही हटाएंगे वो फिर वापस आ जाएगा, उसको रेजिलेंस कहेंगे। 10 न्यूटन पे भी रेजिलेंस है, मतलब कितनी एनर्जी, रेजिलेंस स्टोर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, कितनी एनर्जी स्टोर हुई, वो रेजिलेंस होगा। रेजिलियंस की मेजरमेंट स्ट्रेन एनर्जी से की जाती है। तो 10 न्यूटन पे भी एनर्जी उसमें स्टोर होगी, 15 न्यूटन पे, 18 न्यूटन पे भी, बट वो रेजिलियंस होगा। और जो मैक्सिमम उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें एनर्जी स्टोर कर सकते हैं उसको हम प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। बात समझ में? दोनों में अंतर। ये एक प्रॉपर्टी है, ये उस प्रॉपर्टी की मैक्सिमम लिमिट है, कहाँ तक, और इससे जैसे ही ऊपर गए मटेरियल परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। तो प्रूफ रेजिलियंस आपको समझ में आ गया। फॉर्मूले हम धीरे धीरे देखेंगे, अभी हम उसकी कहानी की बात कर रहे हैं कि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। अभी इसको ग्राफ से भी समझेंगे तो वहाँ भी कुछ क्लैरिटी आएगी, दिखेंगे अभी। तो अगला जो है इसमें आता है, एक और टर्म आता है, दैट इज मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो अब भाई मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? अब ये नया एक और टर्म क्यों आया? 50 टर्म आते जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतनी दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है, बहुत ज़रूरत थी इसकी इसलिए लाया गया। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है? ये है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम को सफिक्स लगा के लिख रहा हूँ तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत रहिएगा। मैक्सिमम प्रूफ रेजिलियंस, मैक्सिमम प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, is called modulus of resilience। ठीक है,
तो द मैक्सिमम प्रूफ रेजिलियंस, किसी भी बॉडी पे मैक्सिमम प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट, सॉरी मैक्सिमम की जरूरत नहीं है, प्रूफ रेजिलियंस तो वैसे ही मैक्सिमम होता है। द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मतलब जो भी आपका रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस आएगा, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी, प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम एनर्जी। तो जो भी मैक्सिमम एनर्जी आप किसी बॉडी को दे सकते हैं, उसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आ जाता है। बात समझ में आ रही? अब यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब अगर किसी, मान लो ये है, इस पे हमने कोई फोर्स लगाया, और इसका हमें प्रूफ रेजिलियंस पता है। अगर हम इस पूरे बॉडी के वॉल्यूम से इस प्रूफ रेजिलियंस के जो मैग्नीट्यूड आएगा, प्रूफ रेजिलियंस को टोटल वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? यूनिट वॉल्यूम का रेजिलियंस आ जाएगा। तो अब बात ये होती है कि ये क्या चीज़ है, रेजिलियंस क्या थी, प्रूफ रेजिलियंस क्या थी, ये बात समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेजिलियंस क्या है कि एक ये पूरा मकान है, एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूरा मकान है, ठीक है, एक कोई मकान है बड़ा सा, उस मकान को आपने बनाया, ठीक है, और उस मकान पे लोडिंग के लिए मकान की स्ट्रेंथ आप चेक करते हैं कि भाई आंधी तूफान आए, भूकंप आए, और उस पर ऊपर हम सामान भी रखेंगे, बेड भी रखेंगे, उसके ऊपर एक मंजिल भी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लोड डालेंगे। तो इन सारे लोडों को वो बर्दाश्त करे, उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाएगी, उसकी रेजिलेंस चेक की जाएगी। तो अब बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपने पहले एक मकान के ऊपर एक मंजिल बनाई, तो वो उसके क्या डिनोट करेगा? उस समय जो आपका उसका जो डिफॉर्मेशन या जो भी आप उस समय जो कंसेप्ट आए कि उस समय नीचे वाला जो फ्लोर है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, वो रेजिलियंस होगा, क्योंकि अभी एक मंजिल बनाया। अब अगर आपने उसके ऊपर 2 मंजिल बनाया, 3 मंजिल बनाया, 4 मंजिल बनाई, 5 मंजिल बनाई, तो क्या होगा? वो अब प्रूफ रेजिलियंस की तरफ जा रहा है, बट अभी प्रूफ रेजिलियंस आया नहीं। 2 बनाया तो भी रेजिलियंस, 3 बनाया तो भी रेजिलियंस। अब आपको ये बात पता होगी कि भाई जैसी हमने नींव बनाई है, जैसा हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उसके हिसाब से इसमें मैक्सिमम हम 5 मंजिल ही बना सकते हैं। तो जैसे ही आपने 5वीं मंजिल बनाई तो वहां पे क्या आ गया? प्रूफ रेजिलियंस। अब इससे ज़्यादा बनाएंगे तो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा, बिल्डिंग गिर सकती है, तो वो प्रूफ रेजिलियंस हो गया। तो रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस में आपको अंतर समझ में आ गया। अब बात होती है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, तो अगर हम बताएं कि ये एक पूरी जो मकान हमने कंसीडर की थी ग्राउंड फ्लोर वाली, जिस पे हम रेजिलियंस को मेजर कर रहे हैं, तो उस पे पहली मंजिल के कारण रेजिलियंस, दूसरे के कारण, चौथे के कारण, बट जब 5 हुए तो प्रूफ रेजिलियंस हो गया। अब सोचिए, अब ध्यान दीजिएगा कि प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रूफ रेजिलियंस तो पूरे उस ग्राउंड फ्लोर वाले मकान के वॉल्यूम से हम ले रहे हैं, बट अगर हम देखें कि उसकी एक ईंट हम अगर उस मकान की निकाल लें, एक ईंट जिसका वॉल्यूम 1 यूनिट वॉल्यूम हो या 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो, तो हम कहें कि इस ईंट का रेजिलियंस कितना होगा, तो उसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इस पूरे मकान का मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस ईंट के रेजिलियंस को बताएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या बताता है? उस पूरे मकान की एक सिंगल यूनिट का कितना रेजिलियंस है, वो ये बताता है। तो बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए कि अब हमको बड़ी बड़ी शाफ्ट्स बनानी है, मशीनें बड़ी बड़ी, जहाज, पानी के जहाज बड़े बड़े आपके प्रोपेलर, रॉकेट बनाने हैं बड़े बड़े। तो जब हम उसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर का एक ही बार में रेजिलियंस निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम उसका एक छोटे पार्ट का रेजिलियंस चेक कर लेते हैं, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहेंगे, और उसके ऊपर डिजाइनिंग कर देते हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि सर 1 यूनिट वॉल्यूम का रेजिलियंस निकालने की जरूरत ही क्या है? पूरे मटेरियल, अरे पूरा मटेरियल इस पेन के बराबर थोड़ी होता है, पूरे सारी मशीनें इस पेन के बराबर थोड़ी होती है। भाई मशीनें बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उसका प्रूफ रेजिलियंस और रेजिलियंस फाइंड करना, मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका यूनिट वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए, तो हम उसके लिए निकालते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, कोई भी मान लीजिए कि आपकी बड़ी सी रॉड है, इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण आप एनर्जी कैलकुलेट करें, रेजिलियंस, फिर उसकी मैक्सिमम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जिसको आप प्रूफ रेजिलियंस कहेंगे। और अगर हम बात करें कि इसके एक यूनिट वॉल्यूम का,
इतने एरिया का कितना रेजिलेंस होगा। खाली अगर इतना मटेरियल बाहर निकाल दें अलग से, तो इतने मटेरियल का कितना रेजिलेंस होगा, तो उसको हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। ये यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है। अब अगर हम यूनिट वॉल्यूम का पता है तो इतने लंबे लेंथ का तो आपने निकाल लिया। अब अगर आपको और लंबी लेंथ करनी है तो उसका नापने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट लेंथ को जितना लंबा बनाते जाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उतने वॉल्यूम से, जितना लंबा चाहिए। भाई इतना लंबा है तो इसमें ऐसे ऐसे कितने पार्ट लगेंगे, मान लिया 2 इधर 3 4 इतने लगेंगे। अगर आप और लंबा करेंगे तो 2 4 पार्ट और 2 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीनों में डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो मकान का एग्जांपल आता है कि पूरे मकान का प्रूफ रेजिलेंस, एक ईंट का रेजिलेंस अगर निकाला तो वो क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखिएगा रेजिलेंस। और इसके बाद इसमें एक प्रूफ लोड आता है, प्रूफ लोड एक टर्म आता है, वो भी किताबों में दिया रहता है, कई बार कुछ एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रूफ लोड कुछ नहीं, कितना मैक्सिमम लोड हम उस पर लगा सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी इसी से आया है। जैसे प्रूफ रेजिलेंस था, कितना मैक्सिमम एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं। अब उसी मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें फोर्स भी तो लगाया था ना, ये फोर्स भी तो लगा रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में ना जाए, मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में ना जाए, उसको हम प्रूफ लोड कहते हैं। बात समझ में आएगी? नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है रेजिलेंस का, प्रूफ रेजिलेंस का, और डिफरेंट लोडिंग में अगर हम लोड किस किस तरह के आ रहे हैं, किस किस तरह के डिफरेंट लोड्स हैं वो भी देखेंगे, और अलग अलग लोड पे अलग अलग कैसा रेजिलेंस आ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, सब देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।